गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और वेरिएशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करूँगी क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का रोल थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब वेरिएशन कब आता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होने के टाइम पे क्या होता है कि जो दो पेरेंट्स होते हैं या एक सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, तो उनमें नया डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और अगर दो पेरेंट्स हैं तो दोनों पेरेंट्स के जो डीएनएज होते हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे या दोनों पेरेंट्स के डीएनए जब मिक्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है, तो जब पेरेंट्स के डीएनए मिक्स हो रहे हैं या उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के टाइम पे या रेप्लिकेशन होने के टाइम पे जनरली क्या होता है कि बहुत से थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस उस समय चलते हैं। ठीक है, तो अब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक आध रिएक्शन कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब एक आध बायोकेमिकल रिएक्शन अगर गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो उससे डीएनए के अंदर जो चेंज आ जाता है, ठीक है, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन है, तो यानी कि ये जो डीएनए बन रहा है, इस डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो जो म्यूटेटेड डीएनए है या चेंज्ड डीएनए है, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन जो है वो भी चेंज्ड बनेगा, डिफरेंट टाइप का बनेगा, नए टाइप का बनेगा। ठीक है, अब वो प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होगा या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होगा, तो जो है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल किसी भी तरीके का चेंज जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी मैं आप लोगों को कि अगर दो रोज़ के प्लांट्स हम लोग लें, एक वाइट लें और एक मैरून लें, ठीक है, तो वाइट और मैरून कलर के जो रोज़ के प्लांट्स हैं, अगर उसके बीच में हम लोग जो है ग्राफ्टिंग का या रिप्रोडक्शन का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उनसे बनने वाला जो नया प्लांट होगा, हो सकता है उस फ्लावर का कलर जो है रेड हो, या हो सकता है उसमें रोज़ के फ्लावर का कलर पिंक हो। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स जो हैं अलग अलग थे, लेकिन जो उनका ऑफस्प्रिंग बना उसमें क्या आ गया, उसमें कलर में, फ्लावर के कलर में चेंज आ गया। तो ये क्या था, म्यूटेशन था। अब ये म्यूटेशन देखने में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ म्यूटेशन कितना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है तब जो है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, और अगर चेंज उतना ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है, स्लाइट चेंज है, तो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यहाँ पर कि कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या टीवी वगैरह में ये चीज़ पढ़ी होगी या देखी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके 4 हाथ पैर थे, या 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं कि जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कई बार कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पे या तो किसी तरीके का ड्रास्टिक म्यूटेशन हुआ होगा कि जिस वजह से एक बच्चे के 4-4 हाथ पैर निकल आए। ठीक है, या फर्टिलाइजेशन हुआ या प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ म्यूटेशन हुआ हो कि जिस वजह से एकदम बच्चे, जो 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा खेल किसका है, म्यूटेशन का खेल है कि भाई अगर रेप्लिकेशन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह प्रॉपरली हुई तो सब ठीक, और अगर प्रॉपरली नहीं हो पाया तो कुछ ना कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने बोला छोटा भी हो सकता है, जैसे कि बालों का जो टेक्सचर है, यानी कि या सीधे बाल हैं या घुंघराले बाल हैं, उसमें थोड़ा चेंज आ जाए। जो आपके आँखों का कलर है, आँखों की पुतली का, प्यूपिल का जो कलर है, अगर पेरेंट्स का ब्लैक है, पता चला बच्चे का येलो निकल जाए या ग्रीन निकल जाए, तो ये छोटे छोटे म्यूटेशंस जो है इसको बॉडी जो है झेल जाती है।
लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक म्यूटेशन है, जैसे 4 हाथ पैर निकल आना, उसको जो है ऑर्गेनिज्म या बॉडी जो है उसको हैंडल नहीं कर पाती, टैकल नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली जो है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस या ये जो म्यूटेशंस आते हैं किस किस रीज़न से होते हैं? या तो डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ, या तो क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर नहीं हो पाई है, ठीक है, या फिर कई बार होता है कि जब मियोसिस हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न होने के टाइम पे जो है क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाए हैं, या क्रोमोसोम्स ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है, उस वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये जो 3 रीजंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशंस या वेरिएशंस के लिए, जो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनती हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, किस लिए ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वेरिएशंस के वजह से ही जो है हमको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हुई दिखती हैं। ठीक है, वेरिएशंस जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएशंस के वजह से ही ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर? सबसे पहली बात प्री एडेप्टेशन। ठीक है, प्री एडेप्टेशन कहने का मतलब क्या है कि वेरिएशंस के वजह से ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, या उसमें एबिलिटी पैदा होती है किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की। ठीक है, जैसे एग्जांपल वाइज अगर अभी मैं बताऊं आपको, जब मैं छोटे क्लासेस में थी, मतलब जब मैं स्कूल में थी, पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ठीक है, या सॉरी, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया क्या है? एशिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये बताया जाता था कि पाकिस्तान में कोई जगह है जकोबाबाद नाम की। ठीक है, तो जकोबाबाद जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे हाईएस्ट होता है, तो 50 to 55 डिग्रीज टेम्परेचर जो है वो जकोबाबाद में होता है, और वो एशिया का हॉटेस्ट प्लेस है। ऐसा हम लोग जीके में पढ़ते थे जब मैं, मेरे ख्याल से 4th या 5th क्लास में रही होंगी। ठीक है, और अब अगर हम लोग बात करें तो भिलाई का ही टेम्परेचर जो है 40-45 चला जाता है। तो तब में और अब में कितना डिफरेंस है ना? तो जब मैं छोटी रही होंगी, हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर भाई गर्मियों के मौसम में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 तक जाता होगा, लेकिन तब से लेके अब तक में, मतलब 15-20 सालों में टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आ गया है। अब यहाँ का टेम्परेचर ही, भिलाई का ही टेम्परेचर कम से कम 40-45 डिग्री रहने लगा है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई तब से लेकर के अभी तक मैं सरवाइव नहीं कर पाई। अभी भी मैं सरवाइव कर रही हूँ, ठीक ठाक हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे बॉडी के अंदर वो एबिलिटी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, कि जिसके वजह से मैं हार्श एनवायरनमेंट को भी या इतने हायर टेम्परेचर्स को भी झेल जा रही हूँ। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कि वो ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया को किसी रीज़न से ज़्यादा टेम्परेचर झेलना पड़े, ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो झेल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उस बैक्टीरिया में से एक आध बैक्टीरिया कोई ना कोई सा ऐसा होगा जो कि हायर टेम्परेचर को झेल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसा कैपेबिलिटी था, वैसा एबिलिटी था कि वो हायर टेम्परेचर को झेल गया। तो ये जो एबिलिटी प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेदर कंडीशंस को या डिफरेंट क्या बोलना चाहिए, लिव इन कंडीशंस को झेलने की, ठीक है, वो किसके वजह से आती है? वेरिएशन के वजह से ही आती है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमको अभी जो हमारे अर्थ का प्रेजेंट कंडीशन है उसमें रहने की आदत हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि हमारे जो पिछली जनरेशन्स थी, अगर हमारे दादाजी वगैरह लोग की अगर हम लोग बात करें, तो हो सकता है कि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग ना हो या उनकी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी ना रही हो कि वो लोग इतने हायर टेम्परेचर्स को या इतने ड्रास्टिक वेदर को झेल पाते। तो उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी जो है आ चुकी है, आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी आ चुकी है।
ठीक है। तो हो सकता है हमारे आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हमसे भी ज़्यादा हायर कैपेबिलिटी हो ड्रास्टिक एनवायरनमेंट को झेलने की, ठीक है। तो एक इंसान को या एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो जाती है, और अगर हार्श एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म को झेलना भी पड़ता है तो सरवाइव वही कर पाता है कि जिसके अंदर प्री एडेप्टेशन हो, ठीक है। प्री एडेप्टेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो वही झेल पाता है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ इस चीज़ को कि कई बार क्या होता है कि कीड़े मकोड़े कई बार पौधों पे या क्रॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर देते हैं। तो जो कीड़े के अंदर प्री एडेप्टेशन नहीं है, ठीक है, जो इंसेक्ट के अंदर प्री एडेप्टेशन नहीं है, वो इंसेक्ट जो है इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से मर जाएगा। लेकिन उसमें से भी कितने सारे इंसेक्ट्स ऐसे होंगे, ठीक है, कि जिनके अंदर प्री एडेप्टेशन होगा, इंसेक्टिसाइड के इफेक्ट से खुद को बचाने की एबिलिटी होगी। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होने के बाद भी नहीं मरेंगे, फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी आगे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो उस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड से इफेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है धीरे धीरे अपना रेजिस्टेंस बिल्डअप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड फैक्टर है इंडिविजुअलिटी। वेरिएशन से इंडिविजुअलिटी जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। कैसे, सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। मैं हूँ तो मेरे अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो मेरे फादर या मेरी मदर या मेरे जो दादा परदादा या नाना वगैरह लोग होंगे, ठीक है, उनके सारे कैरेक्टर्स मुझ में मिक्स हुए हैं, क्योंकि सभी के डीएनए का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो मेरे बॉडी के अंदर है। तो ऑब्वियसली है कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से आए हैं, ठीक है। लेकिन क्या मैं पूरी तरह अपने फादर के जैसी दिखती हूँ? नो। क्या मैं पूरी तरह अपनी मदर के जैसी दिखती हूँ? नो। क्या मेरे दादाजी या दादी या नाना नानी के जैसे मैं दिखती हूँ? नो, ठीक है। उनके कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन सभी के जैसे सिमिलर तो हूँ, उन सभी से सिमिलर हूँ, लेकिन मैं उनसे आइडेंटिकल नहीं हूँ, ठीक है। तो सिमिलर और आइडेंटिकल होने में डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलर होने का मतलब ये है कि मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर या मेरे बॉडी का डिज़ाइन वगैरह जो है या मेरी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी है वो उनके जैसे हो सकती है। लेकिन जब सारे कैरेक्टर्स मेरे मिक्स होते हैं तो मिक्स होने पर क्या होता है कि मेरे कैरेक्टर्स उनसे अलग नज़र आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअलिटी। तो वेरिएशंस जो होते हैं, वेरिएशंस के वजह से इंडिविजुअलिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इंडिविजुअलिटी प्रोड्यूस होने से ही हम लोग एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है। अगर सभी एक जैसे दिखने लगे तो हम लोग लोगों को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तो इंडिविजुअलिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? वेरिएशंस के हेल्प से ही प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स एंड मैच होते हैं, नए वेरिएशंस या नए इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो नए इफेक्ट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंडिविजुअलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइवल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, या जो दुनिया है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, कि मतलब जिसके अंदर एबिलिटी है झेलने की, सहन करने की, ठीक है, सिर्फ वही जो है सर्वाइव कर पाएगा, और जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो सर्वाइवल की क्वालिटी प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर, ये भी किसके वजह से प्रोड्यूस होती है? ये भी प्रोड्यूस होती है वेरिएशन के वजह से ही, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को झेलने की या सर्वाइव करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज़। इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज़ मतलब कि जो मैंने आप लोगों को रोज़ का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि वाइट और मैरून को मिक्स कर दो, वाइट और मैरून को मिक्स करने से क्या होगा? नया कलर प्रोड्यूस होगा, अच्छा वाला रेड या अच्छा वाला पिंक जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो जब कैरेक्टर्स का मिक्स एंड मैच होता है और नए कैरेक्टर्स जो हैं वो निकल के आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो नए कैरेक्टर्स हैं
ये ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या कोई इंसेक्ट हो, कुछ भी हो। तो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने का काम जो है वो भी कौन करता है, वेरिएशन करता है, ठीक है। एंड फाइनली इम्पॉर्टेंट ऑफ दी ऑल, इन सभी में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना, यानी कि बेहतर बनना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो जैसे जैसे वेरिएशंस जो हैं ओवर द टाइम कई सालों तक कलेक्ट होते जाते हैं, ठीक है, देन उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। जब अर्थ की सरफेस पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो एक सिंगल सेल था, वो भी पानी में डेवलप हुआ था। तो वो जो सिंगल सेल है वो कई करोड़ों साल तक पानी में ही रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस हुई तो वो ज़मीन पे आया, ठीक है। अब ज़मीन पे आया, ज़मीन पे आने के बाद में धीरे धीरे उसके पैर डेवलप हुए, उसने चलना सीखा। चलने के बाद फिर जो है शायद वो छिपकली के जैसा बना होगा। फिर वो जो छिपकली है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते गए, धीरे 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 वो वेरिएशंस जो है उसके बॉडी के साइज़ को उसने इंक्रीज़ कर दिया। फिर छिपकली जो है वो डायनासोर में कन्वर्ट हुई। फिर कुछ डायनासोर्स जो हैं उनके अंदर पंख, जो विंग्स हैं वो डेवलप हो गए, तो डायनासोर्स ने उड़ना सीख लिया। फिर वो जो फ्लाइंग डायनासोर्स थे, धीरे धीरे उनके बॉडी के अंदर और चेंजेस आते गए, तो शायद वही फ्लाइंग डायनासोर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। फिर कई सारे जो सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, बंदरों में कन्वर्ट किया, फिर बंदरों से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, ये चेंजेस क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं, सो दैट कि वो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट लिविंग कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सके और डिफरेंट लिविंग कंडीशंस में सरवाइव कर सके, ठीक है। तो जब बहुत सारे वेरिएशंस या बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस कई करोड़ों लाखों साल तक किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जमा होते होते उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फेवरेबल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को आगे के चैप्टर में डिस्कस करना है, तो उतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इवोल्यूशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है चेंजिंग सिचुएशंस या चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किसके वजह से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं वेरिएशन के ही वजह से, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके साथ डील करेंगे, ठीक है। अंटिल देन अगर किसी भी टॉपिक में अभी तक जो कवर हुआ है इस चैप्टर में कोई भी अगर डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।